नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 3011 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड का हमारे पास पेपर है। इससे पहले हमने बेसिक का एक पेपर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हमने समझने की कोशिश की थी। सैम्पल पेपर भी हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर देख लें, और आप हर क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ नई चीज़ सीखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ताकि आप जो बोर्ड में आप क्वेश्चन पेपर कर मिले आपको ये लगे कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए बड़े आसान हैं, क्योंकि आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आए हैं। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है किसी रीज़न का, सीबीएसई का। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। तो हम इसको 3-4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। तो हमारे पास, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें 1 से लेकर के 38 क्वेश्चंस होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड के पेपर में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा अप होता है बेसिक के क्वेश्चन से। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बेसिक या स्टैंडर्ड किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो आप दोनों पेपर्स को ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी सिमिलर ही पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन का ही लेवल थोड़ा सा अप होता है स्टैंडर्ड में। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड जो है एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। तो ये हमारा एक पेपर है, ये हम पेपर सॉल्व करेंगे। और आप जब पेन पेपर लेके बैठेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर आप रिवीजन भी पूरे सिलेबस का कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं। तो हम सीधे मेन इंस्ट्रक्शन के पेज पर आते हैं। तो ये आप ज़रूर समझ लें, जब भी आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं या बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि आपके पास 38 टोटल क्वेश्चंस होते हैं एंड 5 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में 1 to 18 क्वेश्चन केवल एमसीक्यूज होते हैं आपके, ये आपको मालूम है। और 19 और 20 जो है वो ए एंड आर यानी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये पूरा सेक्शन आपका, यानी 1 से लेकर के 20 तक आपका 1 मार्क का सेक्शन आपका है। इसके बाद जो सेक्शन बी होता है, उसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 21 से 25 तक, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। तो सेक्शन बी जो आप है आपके पास है, वो 2 into 5 यानी 10 मार्क्स का सेक्शन आपके पास है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से सेक्शन सी को अगर आप देखें, तो सेक्शन सी जो है आपका वो 26 से 31 यानी 6 क्वेश्चंस का सेक्शन है। तो 6 3 जा 18 मार्क्स आपको देता है। फाइनली जो आपका सेक्शन डी होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपके पास केवल 4 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स ईच होता है। तो ये आपको 20 मार्क्स का सेक्शन मिलता है, 32 से 35। और बाकी आपके जो सेक्शन ई है, उसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच होता है, और ये 12 मार्क्स का आपका सेक्शन होता है। इंटरनल चॉइस आपको हर जगह मिलती है, हर सेक्शन में मिलती है, एक्सेप्ट सेक्शन ए। तो वो आप देख लेंगे, आप उनमें से कोई एक क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आपको सेक्शन बी में 2 इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं, सेक्शन सी में आपको 2 मिल जाती हैं, और 2 ही आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में। तो ये इंटरनल चॉइसेस। और पाई की वैल्यू आप यहाँ आपको दे दी है, नॉर्मली पेपर में यही दे दी जाती है। तो आप जब भी क्वेश्चन करें, तो अगर वहाँ पर कुछ अलग से वैल्यू नहीं है, तो आप इसी को यूज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको पाई में। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस मालूम है। तो अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पेपर पर, किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर करना है। तो ये हम सेक्शन ए पे सीधे से आ जाते हैं। सेक्शन ए हमारा है, तो ये सेक्शन ए आप देखना शुरू करें, और एक ही क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे समझते हुए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। द नंबर ऑफ जीरोज, तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप जब क्वेश्चंस करने जाएं एग्जाम में, तो आपको मैं सजेशन करूंगा कि आप सेक्शन डी को पहले कर लें, क्योंकि इसमें आपके पास 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं, और जो आपको सीधा 20 मार्क्स दे देते हैं। तो आप प्रेफरेबली कोशिश करें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि आपने जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम है, उसमें आप डिसाइड कर लें कि मेरे को ये क्वेश्चन डी के आते हैं, तो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लें। फिर आप सी कर सकते हैं, फिर बी कर सकते हैं,
और फिर आप चाहें तो पहले ई सेक्शन कर लें और फिर उसके बाद ए सेक्शन करें। तो MCQs अगर आपको सब आते हैं तब तो ठीक है, आप एक सीक्वेंस में जा सकते हैं, बट जनरली आपको टाइम का भी यहाँ पे मैनेजमेंट आपको देखना है। तो सेक्शन बी अगर आप कर लेंगे तो आपको समय बचेगा। तो ये बेसिक बात भी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को देखें px, जिसका कि ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस। तो ये हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है। तो अब देखिए ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि पेपर जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पिछले पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन था और वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जितनी जगह पर आपका जो ग्राफ है, कर्व है किसी भी फंक्शन का या किसी भी पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने ही जीरोज होंगे। तो यहाँ देखिए एक जगह पे आपका कट हो रहा है, तो एक जगह पे कट हो रहा, तो इसका ऑप्शन बी ही होगा, एक ही इसका नंबर ऑफ जीरो होगा, क्योंकि ये इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस जो है वो एक जगह पे कट हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो है वो px फ्रॉम द ग्राफ इज ओनली 1। तो इस ग्राफ के हिसाब से इसके नंबर ऑफ जीरोज केवल एक ही है, 1 है। ठीक है, x की वैल्यू हमको चाहिए होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपको बताया हुआ है। दूसरा, फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। नो सॉल्यूशन अगर है तो ये होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में आपके पास जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यही आपने चेक करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हमें चेक करना है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे इक्वेशंस क्या है, क्विकली हम देख लेते हैं। ये है kx माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी है 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहे हैं। अब हम देखते हैं k/6 a1/a2 इज इक्वल टू 1/-1/-2 है, तो -1/-2 ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू -2/3। अब आप यहाँ से देखिए, पहले इन दोनों से देखिए, k/6 इज इक्वल टू है 1/2, क्योंकि माइनस तो कैंसिल ही हो गया। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 से 1 कट जाएगा 6 टाइम, और 6 k की वैल्यू यहाँ से 3 मिल रही है हमको। ठीक है, इसके बाद दूसरे से देखते हैं, k/6 इज इक्वल टू है 2/3, तो ये 3 से 2 जा कट गया। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4। अब दो वैल्यू मिली हमें की, तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 भी है और k इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है। यहाँ से आपका 3 आ रहा है और यहाँ से आपका 4 आ रहा है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, k की वैल्यू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो 2 मिल रही है हमको। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों तो हमारे पास एक जगह है नहीं, दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो k की वैल्यू है, अगर हम k की वैल्यू को 3 रख देते हैं तो भी ये देखो क्या होगा, अगर हम 3 रख देते हैं तो ये फिर मैच नहीं करेगा तीसरे के साथ में, 4 रख देंगे तो भी मैच नहीं करेगा। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट ही इसका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों वैल्यूज़ चाहिए। अगर दोनों कहीं पर होती तो हम मान लेते। तो ये 2 वैल्यूज़ दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, कोई एक वैल्यू नहीं मिल रही हमको। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं k की। फर्स्ट पेयर से अलग वैल्यू आ रही है और सेकंड से अलग आ रही है, जबकि एक ही आनी चाहिए थी, तभी ये तीनों रेशियो सेम होते हैं। तो ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
ये कह रहा है कि p माइनस वन, p प्लस वन, 2p प्लस थ्री आर इन AP। ये तीन टर्म अगर AP में है तो आपको सिंपल कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो सेकेंड टर्म है p प्लस वन माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज p माइनस वन, यानी हम क्या कर रहे हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ये कॉमन डिफरेंस होता है, d होता है, कॉमन सेम आना चाहिए। तो हम थर्ड टर्म यानी 2p प्लस थ्री माइनस सेकेंड टर्म दैट इज p प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और p की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये है p प्लस वन माइनस p प्लस वन इज इक्वल टू 2p प्लस थ्री माइनस p माइनस वन। तो यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये p आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 2 बचा है इज इक्वल टू, यहाँ 2p माइनस p हो गया, 3 माइनस वन प्लस 2 हो गया। तो इस 2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो p आपका 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2, p 0 है, C ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। x एक्सिस जब डिवाइड करेगा तो ये मान लीजिए आपका एक पॉइंट है 3,6 और दूसरा पॉइंट है -12, -3। तो x एक्सिस में जब आप होंगे, देखिए ये सिंपल सा आपका अगर कार्टेशियन सिस्टम है, x एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x 0 होता है। तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y पार्ट 0 है, यानी x, 0 ये पॉइंट है आपका। रेशियो आपका k रेशियो 1 हो गया। तो ये आपको मैंने कई बार बताया, सेक्शन फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, हम दूसरे वाले को लिखेंगे केवल, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू y पार्ट ही हम कर रहे हैं, तो 1 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 प्लस k से आप -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज 2 रेशियो 1। तो 1 रेशियो 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो 2 रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल। दिख रहा है हमको PQ जो है टेंजेंट है, सर्कल सेंटर O है और यहाँ पे 95 दिया हुआ है। तो अब आपको ये मालूम है कि ये वाले में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 180 माइनस 95 कर लूँ मैं अगर, तो हमारे पास बचता क्या है, ये बचता है हमारे पास 5 और ये बचता है हमारे पास 7, 9, 85, ठीक है। 85 जब बचता है तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा 85, यानी डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4.5, 42.5। तो हमें ये एंगल मिल रहा है, इधर वाला और इधर वाला भी। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ABQ ये वाला एंगल पूछा है, और हमें पता है कि ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये पूरा एंगल यहाँ पे 90 है। तो 90 में से हम इसे माइनस कर देंगे, किसे, 90.0 में से 42.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 5 हो गया, 9 to 7 हो गया और ये 8, 47.5 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरह से आपको निकालना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो आपको गिवन क्या है, ये देखिए। सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं। गिवन है हमें 210a इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको 210a दिया हुआ है 3, इसका मतलब है 10a इज इक्वल टू 3/2 ये है। बट आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे पूछी है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब आप इसमें से अगर ट्रायंगल बनाएंगे फिर निकालेंगे हाइपोटेन्यूज तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दिखाना है नहीं, केवल आपको ऑप्शन बताना है। तो क्विकली आप क्या करें, इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी कॉस ए से डिवाइड कर दे रहे हैं हम, इसको भी और इसको भी, सबको कॉस ए से डिवाइड कर दे। तो ये क्या बनेगा, देखो 4 sin a अपॉन कॉस ए, 4 tan a हो जाएगा, प्लस 3 cos a अपॉन कॉस ए यानी 3 रह जाएगा, अपॉन 4 ये भी वही 4 tan a
-3। अब आप 10a की वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3/2 -3। तो ये सिंपल आपके तरीका सॉल्व करने का, अगर आप इस तरह से करेंगे तो जल्दी से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो हो गया 3 2 6 प्लस 3 9 अपॉन 3 2 6 -3 3। तो आपका आंसर हो गया 3। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। अब आप ट्रायंगल बनाते रहेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम आपका लगेगा कि आप साइन भी निकालें, कॉस निकालें और फिर वैल्यूज डालें। आंसर आ सकता है बट इट विल टेक टाइम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस x -1। अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। तो b यहाँ पे क्या है, 1 है, a क्या है, 1 है, तो ये -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, तो c क्या है, -1 और a भी है -1, तो ये 1 ये भी -1 ही हो गया। अल्फा बीटा भी मिल गया और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। बट आपको बताना है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लिया तो ये है अल्फा बीटा, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये है -1, ये भी है -1, तो आंसर इज 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्विकली आपको ये आंसर निकालने होते हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज हैं, उनके आंसर्स आपको जल्दी जल्दी ढूंढने होते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी आपको बचाना होता है बाकी क्वेश्चंस के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डी या सी सेक्शन को पहले कर लें, डी कर लें, सी कर लें, बी कर लें, ई कर लें, और उसके बाद वापस ए में आए तो आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रिक इक्वेशन हैज अ रेशनल रूट। इसके रूट्स रेशनल हैं कह रहा है, किस के की वैल्यू के लिए। तो इसके जो रूट्स हैं, रेशनल होने की कंडीशन हमारे पास क्या है कि यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डी, वो रेशनल रूट्स के लिए हमको क्या करना होगा कि देखो, अगर डी 0 होता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं, इक्वल एंड रियल। अगर डी लेस देन 0 है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं। और डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की बात नहीं पूछ रहा, रियल नहीं कह रहा है, वो रेशनल रूट्स की बात कर रहा है। तो के की किस वैल्यू के लिए हमारे पास रेशनल रूट्स होंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, जरा देखिए। x इज इक्वल टू -b मतलब है -k प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac। b² है हमारे पास k² माइनस 4ac, 4a, a है हमारे पास 2 और c है -4, 2 इंटू -4 अपॉन 2 इंटू a। ये हमारा x की वैल्यू हो गई। रूट्स को रेशनल रखना है, तो ये है -k प्लस स्क्वायर रूट, ये हो गया कितना, k², और यहाँ से 4 4 जा 16, 2 जा 32, ये प्लस का 32 अपॉन 4, ऐसा ये हमें मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें इसके रूट्स को रेशनल रखना है, यानी इरेशनल नहीं होना चाहिए रूट। तो रेशनल होने के लिए ये जो आपका अंदर है k² प्लस 32, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे k² प्लस 32 परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए k को क्या होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जरा देखिए। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ 32 कर लूँ तो 32 प्लस 32 ये 64 हो जाएगा, और फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये k² प्लस 32 शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर रेशनल रूट रखने हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस, यानी माइनस भी हो सकती है क्योंकि स्क्वायर करना है, तो प्लस माइनस √32 होनी चाहिए। जैसे ही प्लस माइनस √32 होगा तो 32 प्लस 32 64, और वो फिर आपका आ जाएगा। तो 32 का मतलब है, आप देखें 2 2 जा 4,
आप इसको लिख लें, 4 4 जा 16, 4√2। तो 32 में आपको यहाँ पे 32 में 64 से पहले देख सकते हैं, 64 से पहले क्या ऐड कर सकते हैं 32 में, क्यों परफेक्ट स्क्वायर हो। 32 में अगर आप 4 ऐड कर ले तब भी हो जाएगा, तो 2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 32 जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, 32 जाने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो होना है। यस, परफेक्ट स्क्वायर होना है, ये मैंने लिखा कि परफेक्ट स्क्वायर होना है इसको। बट 32 में आपको क्या ऐड करना है कि 36, 32 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर अगला 36 ही है, तो 36 के लिए तो 4 ही चाहिए, तो 4 के लिए के को +-2 होना चाहिए, तो ये तो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। यानी 64 तक जाने की जरूरत है नहीं, 32 के बाद सीधा 36 हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, देखना है और तब आंसर बताना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो रेशनल रूट्स कहा है, रेशनल रूट्स का मतलब है कि अब आपका रूट वहाँ से हट जाना चाहिए। अब आइए इस क्वेश्चन का, इसमें तो केवल वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है आपने। तो 3/4 10/30 होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर 45, तो कॉस 45 होता है 1/√2। 45 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, कॉस में जो होगी उसका रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे -√2 का स्क्वायर है, और प्लस साइन 60 जो है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये उसका स्क्वायर है। तो देख लेते हैं कितना है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 -2 प्लस 3/4, तो यहाँ से हमारा 3 कट गया, 1/4 और 3/4, 4/4 1 1 -2 दैट इज -1, तो -1 आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये सिंपल इस तरह से सॉल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 h5 है इज 94.2, तो सी एस ए दे दिया आपको, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, तो सी एस ए है 94.2, और हमारे पास 2 इंटू पाई है 3.14 इंटू आर 2πr, आर है हमारे पास कितना, आर निकालना है हमको, रेडियस, ओके आर निकालना है, एच है 5, तो 94.2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 आर हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 31.4, ये ऐसा आएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि सीधा 3 ही है अप्रॉक्सीमेटली, चेक कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 31.4 इंटू 3 कट रहा है क्या, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ओके पूरा पूरा कट रहा है 3 टाइम्स, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन हमको कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और मॉडल क्लास इसमें हमसे पूछा है, तो मॉडल क्लास है तो फिर हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल क्लास इंटरवल्स में, यानी लेस देन 10 तो 0 से 10, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, फिर 10 से 20 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, माइनस करते हुए जाएंगे, 12 - 3 यानी 9, फिर 20 to 30 नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो जाएगी 27, क्योंकि ये लेस देन 30 में सब आ जाता है, यानी 12 माइनस हो जाएगा, तो 27 - 12 ये हो जाएगा 15, फिर 30 to 40 लिखेंगे, तो 57 - 27 ये हो जाएगा 30, फिर 40 to 50 ये देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ माइनस किया, 75 में से इसे माइनस करेंगे, तो 15 से 7 माइनस किया तो 8, और 6 से 5 तो ये 118 ही आएगा। इसके बाद 50 to 60 देखेंगे, तो ये 80 माइनस ये 5 है, तो आपको केवल मॉडल क्लास बताना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है देखिए 30 to 40, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्विकली आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ जो कोन होता है उसका फॉर्मूला होता है πRL, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब πRL अप्लाई करेंगे तो आपको दिया है हाइट h दिया है 24, r दिया है 7, तो l चाहिए, तो l इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r², तो
तो ये क्विकली आपने 5 7 6 24 का स्क्वायर हो गया और 49 हो गया, तो ये आएगा 625 और ये आएगा 5। एल आपका 25 है, तो ये आपका इस तरह से हो जाना है। तो सी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई तो आपने वैल्यू डालनी है, 22/7 लिख लेते हैं। आर आपको दे रखा है, इसमें आर 7 है, इंटू 25, तो 7 तो कट गया, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 550, ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी है आपने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सिंपल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 ही कर लेते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैसे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसका स्क्वायर होना है। y1 माइनस y2, तो 2√5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 20 ये है और 20 ही ये भी है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 40 है, जो कि आप लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 4 2√10, तो 2√10 आपका ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों से कुछ चेंज नहीं आएगा, सेम ही आएगा, कोई सी भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, बट सेम रखना है दोनों को एक जैसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव जीरोस -2/3 एंड 2/3, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ये हैं -2/3, और तो ये तो आपको यहाँ से देखना है, या फिर आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ कि इसमें ये जो जीरोस हैं इनकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखो, इसमें ऐड करोगे तो 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -4/9, और हमें मालूम है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है x² माइनस, ये तो 0 ही हो गया, -4/9 मल्टीप्लाई करिए 9x² और -4, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब मल्टीप्लाई आपका कुछ भी उसके साथ में हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता 4/9। अब आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि ये माइनस, ये हमने 9 को यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 1/9 बाहर से है, तो 1/9 बाहर से है, तो ये अगला भी नहीं हो सकता, 9x² प्लस 4 है, 9x² माइनस 4 है, बाहर से आप कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, 9x²/4। बाकी आप इनमें से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करूँ, इक्वल टू 0 करूँ, तो 9x² = 4 मिलेगा, x² 4/9 मिलेगा, x की वैल्यू ±2/9 हो जाएगी, तो ये वैसे भी आपको बता रहा है, बाकी किसी से वैल्यू मिलेगी नहीं। तो किसी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीके से, या तो सॉल्व कर लें इक्वेशन को, या फिर इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ statistical data is increased by 3, then the mean of the data, अगर हर वैल्यू को हम 3 से इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 1 2 और 3, इनका जो मीन है, मान लीजिए इनका मैं मीन निकालता हूँ, 1 + 2 + 3/3 कितना है, 3 2 5 6/3, ये आया 2। अब मैं हर डेटा को 3 से इंक्रीज कर दूँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा /3, तो क्या होगा, 6 5 11 4 15, तो ये 15/3 आएगा, जो कि हो जाएगा 5। कितना गैप आया, 3, तो 3 से ही इंक्रीज होता है, मतलब सम करने पे उतने से ही इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज बाई 3, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप एग्जाम्पल लेके अपने को क्लियर हो सकते हैं कि अगर आप याद है तो बहुत अच्छी बात है, मालूम है तो, नहीं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। Let us come to the question number 16. Probability of happening of an event is denoted by P. Happening जो है वो P से डिनोट किया है, and probability of non happening of event is denoted by Q. ये non happening है, तो दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है।
हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी होती नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. उसने देखा कि उसकी जो लॉटरी में विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 है। If 6,000 tickets are sold, then how many tickets has she bought? तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/100 है। सिंपल ऐसा समझिए, 0.08 का मतलब 8/100 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब उसने अगर 6,000 टिकट्स खरीदे, मतलब 100 में से 8 ऐसे चांस हैं कि उसके टिकट जो है विनिंग टिकट हो। तो अब इसका मतलब है, इसको सिंप्लीफाई कर दें इंटू 6,000 करके, तो 8 6 48, 480 आपका ऑप्शन आ गया सिंपल। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, 5 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते। इफ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम, तो 5 नहीं कर सकते तो 15 बचे, तो 15 ही स्विम कर सकते हैं, तो 15/20, तो 5 3 जा 5 4 जा 3/4, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से प्रोबेबिलिटी कैन स्विम दिया है, कांट स्विम पूछा है, कैन स्विम की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। आइए असर्शन रीजनिंग देखते हैं। असर्शन रीजनिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके दोनों ही ऑप्शंस, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आप ए आंसर देंगे। असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट हैं बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो बी देंगे। ये आपको पता भी रहना चाहिए ताकि आप क्विकली वहाँ पे आंसर दे लें। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सी ऑप्शन लिखेंगे। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो डी ऑप्शन लिखेंगे। तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें तो इसमें हमें बोला है कि पॉइंट P0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन। तो अगर इंटरसेक्शन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं जरा पॉइंट 0,2 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। 3 × 0 + 2 × 2, यस 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। इसके लिए आप देखें कि अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखें और 0,2 पॉइंट की लोकेशन देखें कहाँ पर है, यहाँ पर 0,2 है, तो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पर ही है, तो ये भी सही है, तो रीजन भी ट्रू है। बट इसका कुछ इसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बात लग नहीं रही है। दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन आप इसके लिए देंगे कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ए में हम कहते हैं बोथ रीजन एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। 20 देख लेते हैं। 20 में क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। अब जरा यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हम इसकी तीसरी साइड निकाल लें तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या, पाइथागोरस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, तो 4 + 9 = 13। तो ये रूट के 13 आ रहा है यहाँ पे, और रूट 13 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर आप पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो 2 + 3 + √13 होगा, जो कि इरेशनल है, इसलिए ये वाला तो फॉल्स हो गया, पहला तो हो नहीं सकता। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर, अब ये 2 रेशनल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम करेंगे तो ये रेशनल ही रहेगा, ये ट्रू है, क्योंकि आप कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लीजिए, उनके स्क्वायर्स का सम करिए, 4 + 9 13, यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल सही बात है, रेशनल है। रेशनल स्क्वायर किया, ऐड किया, तो ये यहाँ पे ये सही है। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। तो एमसीक्यूज का सेक्शन हमने डिस्कस किया है और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम सेक्शन बी के और सी के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।